ओके, वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शुरू करने से पहले ज़रा हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं और इनकी डिटेल स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले आप ज़रा सिंपल कंपाउंड्स को याद करिए। एक सिंपल मैं लिख देती हूँ, लाइक NaCl, आपसे लिखवाती अगर आप पास में होते, लाइक यू हैव CO2। तो यहाँ पर देखो, जनरली दे हैव टू कंपोनेंट्स और ये अपने में एक स्टेबल सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हुए कि कुछ स्टडीज हुई। K2SO4, like here it is a simple ionic compound having one type of anion and one type of cation, K2SO4. We have Al2SO4. ठीक है, now you dissolve it in water, पानी में दोनों को ही घोल दीजिए। ठीक है, now mix these two, दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया, पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया। ठीक है, now another type of compound is formed, K2SO4 dot Al2SO4 dot 24H2। ठीक है, ये बना एलम, पोटाश एलम कहते हैं इसको, पोटेशियम का एलम है ये। पोटेशियम एलम बन रहा है दो स्टेबल कंपाउंड से जो सिंपली बहुत स्टेबल थे, कोई इनको जरूरत नहीं थी किसी से रिएक्ट करने की। दो स्टेबल आपस में ना रिएक्ट करने वाले, कैसे रिएक्ट भी नहीं कर सकते भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, बात तो वही बन जाएगा ले देके। तो आपस में जब आपने इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया, फिर क्या कर रहा है वापस, पहले तो ये पानी में घुले हुए हैं तो इनको क्या किया होगा, क्रिस्टलाइज किया होगा। क्रिस्टलाइज बैक किया तो आपको एक नए तरह के क्रिस्टल्स मिले जो इनसे और इनसे दिखने में अलग थे। इसको कहा गया पोटाशियम। अब इसको वापस पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो इट गेव यू, वाटर में डिसॉल्व करने में ये क्या देता है, K+ आयंस दे दिए होंगे इसने, और SO4 2- आयंस दिए होंगे। इसने भी Al3+ आयंस दिए होंगे और SO4 2- आयंस दिए होंगे। इफ यू वांट टू टेस्ट फॉर K+, यू कैन डू द टेस्ट। कैटायन का टेस्ट कर सकते हैं पोटेशियम का, और सल्फेट का टेस्ट कर सकते हैं एनायन के लिए। एल्यूमिनियम का टेस्ट कर सकते हैं कैटायन के लिए, और सल्फेट तो सेम ही है। Now again you dissolve whole of this potash alum, you will get the K+, Al3+ and SO4 2-। ये तीन तरह के आयंस मिलेंगे, सेम आयंस। ठीक है, as furnished by individually the two stable compounds। इस नए बने हुए ये क्या था, this was physically different। ये जो फिजिकली डिफरेंट कंपाउंड था, जो कि इन दोनों को एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में कंबाइन करने से बनता था, वो केमिकली सेम होगा क्योंकि वो एक्वस मीडियम में सेम आयंस दे रहा है, तो केमिकल रिएक्शन भी सेम ही शो करने वाला है। इस तरह के सब्सटेंसेस को कहते थे डबल सॉल्ट। जब डबल सॉल्ट बनाने के प्रोसेस में जब वैसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो एक बार और एक काम हुआ। You have KCl, this is potassium cyanide, the stable compound. Then we have FeCl whole thrice, iron cyanide। इन दोनों को जब इन वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो it was giving the test for K+, this was giving the test for Cn-, it was giving the test for Fe3+, and this is giving the test for cyanide। ठीक है, तो जब ये इंडिविजुअली टू स्टेबल कंपाउंड से पानी में डिसॉल्व किया, फिक्स्ड रेशियो में इनको मिक्स किया गया। ठीक है, अभी भी फिजिकली कुछ नया बना, न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्म। अब ये देखना था कि क्या वो केमिकली भी नया था। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है K4 FeCl6, ये कंपाउंड बनता है। ये नया कुछ नया बना, ये भी कुछ नया बना था, जो फिजिकली दिख रहा था अलग, ये भी फिजिकली अलग दिख रहा था। पानी में डिसॉल्व किया तो उसने
K+ का टेस्ट दिया, मगर ना तो इसने Fe3+ का टेस्ट दिया, ना ही इसने साइनाइड आयंस का टेस्ट दिया। तो इसका मतलब जो ये नई बनी हुई स्पीशीज थी, इट वाज फिजिकली एज वेल एज केमिकली डिफरेंट। ठीक है, जब दो स्टेबल कंपाउंड्स को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करके उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उनको वापस क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो कई केसेस में आपको डबल सॉल्ट मिलते हैं, तो कई केसेस में ऐसे कंपाउंड्स भी मिल रहे हैं जो लेटर ऑन सभी सिंपल आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। इसका मतलब केमिकली वो कुछ अलग हो गए। इन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। इनका नाम कॉम्प्लेक्सेस इसलिए दिया गया क्योंकि थोड़े ये कॉम्प्लेक्स हो गए थे और इन्होंने थोड़े सभी आयंस का टेस्ट नहीं दिया था। यही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन की बात हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कर रहे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस बड़े आराम से बनाता है। इसका मतलब वो बहुत सारे एनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो हमने यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड्स पढ़े, एक पढ़ा डबल सॉल्ट, एक पढ़ा कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट फिजिकली डिफरेंट था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से, दो स्टेबल सॉल्ट से, और बट केमिकली सेम था, पानी में डिजोल्व करने में सेम आयंस का टेस्ट देता था। बट जो आपका कॉम्प्लेक्स है इट वाज फिजिकली एज वेल एज केमिकली एंटायरली डिफरेंट, और सिर्फ मिक्सिंग हो रही थी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं नजर आ रही थी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस बने। लेट अस सी समथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस जो हम लोग पढ़ चुके थे, कौन बना रहा था? ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बना रहे थे। इसमें क्या होता था? मेटल का एटम या हो सकता है मेटल का आयन कंबाइन करता था, किससे कंबाइन करता था? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या एनायन से। और इन कंबाइनिंग करने की जो नंबर होती थी ये बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड कैसे बना रहा है? ट्रांजिशन मेटल बना रहा था क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल थे, उनका चार्ज अपॉन साइज रेशियो भी ज़्यादा था। खूब सारे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायन जो कि अब ये क्यों इनसे अटैच हो रहा है, इसकी थ्योरीज आगे डेवलप होगी। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कॉम्प्लेक्सेस और डबल सॉल्ट कुछ अलग थे, और कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में भी मिले। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मोर ओवर बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इन कॉम्प्लेक्सेस को। तो इसकी साइंस का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, लेट अस सी। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को कह देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यही कॉम्प्लेक्सेस हैं, सेम है, नाम बदल दिया, अब कहते हैं इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, और बनने के बाद इसकी कैसी क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, या केमिकली वो कैसे होंगे, फिजिकली कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वी हैव टू नो। फॉर दैट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ थ्योरीज। इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ही वॉज द अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी दी थी फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अल्फ्रेड वर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में सोचना शुरू किया और छोटे छोटे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद बोला कि इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा या इनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली हैं क्या। इन्होंने क्या किया था? सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए। सिंपल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड इट मीन COCl3 को अमोनिया के साथ मिक्स किया इन सर्टेन रेशियो। ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था। जब मिक्स किया तो वो एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस बना, और रेशियो चेंज करने के साथ साथ नए नए तरह का सब्सटेंस ये बन रहा था। तो जो आपका सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था जिसमें कि इन्होंने COCl3 1 है और 6NH3 के साथ इसको कंबाइन किया है,
येलो कलर का कंपाउंड बना। अब इनको इसका ये कलर तो मालूम था कि ये फिजिकली अलग है और इसका अब केमिकली भी इनको टेस्ट करना था। इसमें COCl3 के आयंस थे और कॉम्प्लेक्सेस क्या कर रहे थे कि हो सकता था कि ये आयंस अपना टेस्ट देते या ना देते। तो क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए आपके पास बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अमोनिया की टेस्टिंग के लिए भी होता है, ठीक, अमोनियम आयंस के लिए भी होता है। क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए सिल्वर नाइट्रेट अगर यूज करिए तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। AgNO3 का कितना अमाउंट यूज हो रहा है, 1 मोल, सबका 1 मोल, एक ही मोल लेना है हमेशा। 1 मोल COCl3 के साथ AgNO3 कितना कंज्यूम हो जा रहा है। तो पहले केस में पता लगा, टाइट्रेशन किया इन्होंने, 3 मोल AgNO3 कंज्यूम हो रहा है। वेट के थ्रू निकाल सकते हैं। वेट उसको पहले जो भी प्रेसिपिटेट बना उसको क्या किया, सुखा लिया एकदम, उसका पानी वानी हट गया तो उसको वे कर लिया। अब AgCl का वेट आपको पता ही है, तो जितना भी वेट आया अपॉन द मोलर वेट आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पता चला कि अगर हम इसका 1 मोलर वेट लेते हैं और उसको AgNO3 के रिक्वायर्ड अमाउंट से रिएक्ट कराते हैं तो सिर्फ 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। यहीं पे ये येलो कलर का था। अब दोबारा इन्होंने क्या किया, 1:5 के रेशियो में अमोनिया के साथ मिक्स किया तो एक पर्पल कलर का कंपाउंड बना, ठीक, जिसमें AgNO3 के साथ सिर्फ 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट किए। आगे देखिए 1:4 के रेशियो में 2 तरह के कंपाउंड बने, कभी ग्रीन बने कभी वॉयलेट बने, ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इट इज गिविंग ओनली 1 मोल ऑफ AgCl। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में ये फिक्स नहीं रहे थे, आपकी बुक में 2 एक्सपेरिमेंट दिए और भी हो सकते हैं उन्होंने किए हो सिंपल से। इन्होंने कंडक्टिविटी भी ली, इन्होंने देखा कि यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 3 निगेटिव आयंस का कंडक्शन चल रहा है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 2 निगेटिव आयंस का कंडक्शन है, कंडक्टिविटी उसी के टर्म्स में निकल रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी, अभी क्लोराइड आयन का टेस्ट तो तभी आता है जब Cl- आयन होते, ये Cl- आयन होते हैं, इसका मतलब पहले कंपाउंड में 3 Cl- है। उन्होंने कहा जो कुछ भी आयनाइज हो सकता है उसको बाहर रख देते हैं। 3 Cl फ्री है आयनाइज होने के लिए क्योंकि AgCl बच रहा है। इसके अलावा ना तो ये कोबाल्ट का टेस्ट दे रहे थे ना ही ये अमोनिया का टेस्ट दे रहे थे, तो बाकी बची कुची सभी चीजें CONH3 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया और इसी को कहा कॉम्प्लेक्स कि ये पानी में डालने पे भी नहीं टूटेगा, ठीक है, ऐड करने पे नहीं ब्रेक होने वाला। तो ये इन्होंने बोला एल्फ्रेड वेर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे तो मेटल 2 तरह की वैलेंसीज शो करेगा। पहली वो वैलेंसीज जो आयनाइज हो जाएंगी क्योंकि मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव ही है, तो आयनाइज होने वाली वैलेंसी जो होंगी वो किससे सेटिस्फाई होंगी, निगेटिव आयंस के थ्रू सेटिस्फाई होंगी। और दूसरी वैलेंसी वो जो आयनाइज नहीं होती है, नॉन आयनाइजेबल, वो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो मेटल को सराउंड करते हैं बट आयनाइज नहीं होते, तो उनको सबको इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो पहले का फॉर्मूला बन के आया ये, ठीक। दूसरे का फॉर्मूला देखो, CO, एक ही Cl, 2 Cl बाहर थे, 2 Cl बाहर कर दिए, कितने थे 5 NH3, तो अब एक Cl भी तो बचा, एक Cl भी अंदर ही चला गया। इसका मतलब ये जो कुछ भी आयनाइज नहीं हो रहा है फ्री आयंस के फॉर्म में वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जो कुछ भी आयनाइज नहीं हो रहा था उन्होंने इसका नाम दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बाहर की सभी चीजें आयनाइज हो सकती थी। अब करते गए, पहला केस का ये निकल आया, दूसरा केस का ये हो गया और तीसरे केस का देखो क्या बनेगा, कितने आ रहे हैं, CONH3 होल 4 Cl2 और सिर्फ एक ही Cl है जो कि आयनाइज हो रहा है। जो कुछ भी आयनाइज हो सकता है उसको बाहर रखा गया, ठीक है। सिमिलरली एक यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, CONH3 होल 4 Cl2 और Cl, ठीक है। सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। इन्होंने कहा मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होगी, एक कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव आयन, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव आयन भी कर सकता है, न्यूट्रल
मॉलिक्यूल भी कर सकता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी चाहे कोई भी सिस्टम ले लीजिए, आप हमेशा देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडिंग दिस मेटल, यहाँ पे भी 6 ही थे, यहाँ पे भी 6 ही है, यहाँ पे भी 6 ही है और यहाँ पे भी 6 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? बाय एनायंस ओनली। ठीक है, तो इसके पूरी डिटेलिंग को पॉइंट्स में देखते हैं। अभी फिलहाल हमें अल्फ्रेड ने बता दिया कि हमारे पास 2 तरह की वैलेंसीज हैं कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की, एक जो आयनाइज हो जाती है, दूसरी जो आयनाइज नहीं होती है। लेट अस सी द पॉइंट्स, और वो भी बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेट अस सी द पॉइंट्स ऑफ वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, तो अब देखिए अल्फ्रेड वर्नर के पोस्टुलेट फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा कि मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। एक तो वो जो आयनाइज हो जाती हैं और सेटिस्फाई की जाती है एनायंस के थ्रू, दूसरी वो जो नहीं आयनाइज होती हैं और सेटिस्फाई होती हैं एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थ्रू। इसी सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, जो कि किसी एक तरह के मेटल के लिए फिक्स रहता है। मोर ओवर, जब आपने देखा था कि COCl3 और अमोनिया NH3 को 1:6 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में और 1:4 के रेशियो में जब मिक्स किया गया था, तो यहाँ तक तो सही है, रेशियो अलग अलग है, मगर 1:4 के रेशियो में भी आपको 2 तरह के कंपाउंड्स मिले थे। एक था आपका ग्रीन और दूसरा था आपका वॉयलेट। एक ग्रीन था, एक वॉयलेट था। तो अब ये कलर चेंज क्यों आया? तो इन्होंने इसके लिए एक पॉइंट दिया कि इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रल मेटल के अराउंड जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कुछ अलग अलग है, जिसके कारण ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। इनके फॉर्मूले तो सेम है, मगर ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये इन्होंने अगला पोस्टुलेट दिया, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और बाद में इसी को कहा गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि 2 ही कंपाउंड मिक्स करे थे, इतने तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बने। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस का जो बनना है वो इतना डाइवर्स है कि एक ही मेटल एक ही तरह के कॉम्बिनेशन में भी कितने अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। तो इसलिए इसको इस ब्रांच को अलग एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, और उसमें इनके नेमिंग के भी सिस्टम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बनते हैं और अलग अलग इनके इवन आइसोमेरिज्म भी शो होती है। तो सबको इवन इजीली डिस्टिंग्विश करने के लिए इनमें आइसोमेरिज्म भी आपको देखनी होगी। तो वर्नर की पहली थ्योरी बहुत हेल्पफुल थी। वर्नर ने अभी बहुत डिटेलिंग में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल को नहीं समझा पाया था, बट उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि इन पॉलीहेड्रल्स में अलग अलग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल रहे हैं। जो कॉमन अरेंजमेंट मिले थे वो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल थे। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल, ये 3 तरह के वेरी कॉमन अरेंजमेंट्स थे। तो आइए आगे की थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स को और नेमिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला तो लिखना आ गया। कैसे लिखना आ गया? जो कुछ आयनाइज नहीं हो रहा था उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया था। तो कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उसके बाद आगे स्टडी की जाएगी। चलिए पहले आज कुछ देखते हैं कि इनकी कॉमन टर्मिनोलॉजी। पहला एक, ये देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ऐसे आपको तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे। फॉर्मूले के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसके बाहर जो भी कुछ होता है, नाम याद रखना, इनको कहते हैं काउंटर
आयन, क्योंकि बेटा आयन तो इसमें यहाँ अंदर भी है, सिर्फ मगर वही काउंटर आयन है। ठीक है, अब एक हो गया कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा हो गया काउंटर आयन। अगर इसको एज इसका शेप देखें, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें किसका, ऑफ, यहाँ पे क्या है, या तो आयन्स है या क्या है, मॉलिक्यूल्स है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स अराउंड मेटल, ये यही तो एक अकेला है ना, मेटल एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में एक मेटल का एटम हो गया, इसको तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल क्यों कहते हैं, लिखा नहीं है सेंटर में, मगर जब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा तो इसी मेटल के अराउंड ये सब स्पीशीज लगी हुई है, तो क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, काउंटर आयन। देन इसी को स्फीयर भी कह दिया। इसको पॉलीहेड्रल तब कहेंगे जब हम इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेंगे, और इसके अंदर आया सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो दूसरी बची हुई स्पीशीज है इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स अपने लोन पेयर के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के एंटी ऑर्बिटल में उनको डोनेट करते हुए कंबाइन करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किसके थ्रू, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लिगेंड्स क्या होती हैं, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट कर रही हैं कहाँ, सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और उन जिनमें कि लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब डोनेशन के बाद उनको होल्ड करने के लिए ट्रांजिशन मेटल का चार्ज अपन साइज रेशियो भी हाई रहता है, तो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या कहलाती हैं, लिगेंड्स कहलाती हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ठीक है, अब हम आगे लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड्स एक लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। तो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। बहुत डिटेल में पढ़ना है लिगेंड्स को, बहुत अच्छे से आपको उनका नाम भी आ जाना चाहिए। थोड़ी सी चीज और देखते हैं, यहाँ पे आपने प्राइमरी वैलेंसी पढ़ी ली थी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, चार्ज। यहाँ पे लेट थी, इसके ऊपर क्या है, एक्स चार्ज है। इट मे बी पार्शियल और टोटल, इसका मतलब एक्चुअली इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, लेट अस चेक, इसको तो एक्स रखा, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं तो इसका 0 ही है। ठीक, क्लोराइड आयंस थे तो इसके ऊपर एक, क्लोरीन के ऊपर -1 था। ठीक, और या ये पूरी स्पीशीज न्यूट्रल है, पूरी स्पीशीज न्यूट्रल है। तो लेट अस सी कि टोटल चार्जेस क्या है, इसको हटा दे रहे हैं भैया। तो x प्लस 0 इंटू 3 है 0 वाले, ठीक है, प्लस -1 इंटू 2 प्लस कितना -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो आप ये मान के कर लीजिए कि दिस माइनस, सो इट विल बी प्लस। इसके ऊपर एक पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव नहीं लिखना था, वो गलत था। ठीक है, तो इसको इक्वल्स टू +1 कर देते, नहीं तो हमने पूरे को ही ले लिया। तो ये आ गया x -2 -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज द चार्ज ऑन मेटल एटम और आयन। एटम है तो प्राइमरी वैलेंसी 0 हो जाएगी, आयन है तो कुछ उस पर चार्ज आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यही कोऑर्डिनेशन नंबर था। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसकी डेफिनेशन याद रखना, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड। भाई लिगेंड के एटम कहाँ होते हैं भाई,
लिगेंड तो पूरा मॉलिक्यूल था, अटैच्ड टू मेटल एटम और आयन, ठीक है। मतलब लिगेंड में से कोई एक एटम ही तो जुड़ेगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा, किसी एक एटम का तो होगा। तो हर लिगेंड का हो सकता है कि एक लिगेंड में 2 एटम होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हो, तो उस लिगेंड के दो एटम काउंट करेंगे। अगर लिगेंड का एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करा तो हम एक ही काउंट करेंगे। यहाँ पे जैसे क्या हुआ, अमोनिया में हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर होता नहीं, किस पे होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इसका मतलब पूरे NH3 मॉलिक्यूल में से सिर्फ नाइट्रोजन का एटम लोन पेयर डोनेट करता है। तो एक अमोनिया में से एक नाइट्रोजन, तो 4 अमोनिया में से 4 नाइट्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम लिगेंड कर सकते हैं, फ्रॉम लिगेंड मतलब कितने हो गए, एक था तो 4 हो गए। और यहाँ क्लोराइड आयन है तो हर एक क्लोराइड आयन एक लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर किसी पर्टिकुलर एटम पे एक से ज़्यादा भी हो तो डोनेट एक ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उनके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है कंपैरेटिवली, और आगे लोन पेयर डोनेट नहीं होते। सिंगल एटम से एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। तो यहाँ पे कितने हुए, 4 + 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 6, ठीक है। तो यू विल नेवर राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, बट यू विल राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका आपको डिटेलिंग तब अच्छे से पता चलेगी जब एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है COO- COO-, इसका मतलब दिस इज C2O4 2-। ये होता है ऑक्सलेट आयन। क्या होता है, ऑक्सलेट आयन होता है। ऑक्सलेट एक एनायन है मगर इसके पास 2 डोनर एटम है, और ये वाले ऑक्सीजन से भी लोन पेयर देगा और ये वाले ऑक्सीजन से भी ये लोन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सलेट को लिखने के लिए फॉर्मूले में OX लिख देते हैं। तो ये देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का था, क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज था। एक और कंपाउंड लिखा मैंने, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्रोमियम के ऊपर पहले तो प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं, अमोनिया 0, ऑक्सलेट पे -2, दिस इज -1। तो क्रोमियम क्या आना है, x + 0 - 2 - 1 = 0, x इज गोइंग टू कम +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी तो +3 है। चलिए हम इसका निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ आयन, तो यहाँ पे अमोनिया कितना है, 4, ठीक, और ऑक्सलेट कितना है, 1। तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर आप 5 लिखते हैं। बट हमारी डेफिनेशन क्या है, द लिगेंड एटम्स टू विच क्रोमियम इज अटैच्ड। तो यहाँ तो एक एटम से जुड़ा है तो ये 4 काउंट हो गया, मगर ऑक्सलेट में इट इज अटैच्ड विद 2 एटम्स। तो यू विल काउंट 2 फॉर ऑक्सलेट एंड नाउ अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल कम 6, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। NH3O6 Cl3। यहाँ पे देखो एक अलग अलग तरह के लिगेंड लगे हैं, यहाँ पे एक ही तरह का लिगेंड लगा। अगर सेकेंडरी वैलेंसी एक ही तरह के लिगेंड से सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं इन्हें होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, और दिस आर कॉल्ड द हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो कितनी सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, then the counter ion, then the coordination entity, then the ligands, then the central metal atom or ion, then what we have studied, the what else, we have studied about the type of complexes, homolactic, heterolactic complexes। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं और उनके नाम भी आपको याद रखने होंगे फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ complexes।